Hello, Acho. Let's say the given question. The question says, from the statements given below, A statement given that the angular momentum of an electron in nth orbit is an integral multiple of h, that is Planck constant. B statement given a nuclear force do not obey inverse square law. C statement given a nuclear forces are spin dependent. Fourth, D statement nuclear forces are central and charge independent. E part पे given है stability of nucleus is inversely proportional to the value of packing fraction. Choose the correct answer from the options given below. Option A given है A B C D only. Option B A B C E only. Option C B C D only. Option D A C D E only. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the concept of properties of nuclear force. Properties of nuclear forces. सो यहाँ पे हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की. सबसे पहले हम एक एक स्टेटमेंट को लेके चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एंगुलर मोमेंटम of an electron in nth orbit is integral multiple of Planck constant, that is h. So which is true? By Bohr's second postulate, we can write कि angular momentum जो होता है that is of an electron revolving in an orbit is integral multiple of h by 2 pi. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दिस h. ठीक है. हमसे पूछा गया इसमें इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h, तो दैट इज ट्रू. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया. हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही निकालना है. सेकंड में बोला गया न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? बेसिकली जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, सो हमें पता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है. सो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, बट न्यूक्लियर फोर्स जो है इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब बात करते हैं सी की. दैट इज ये हो गया हमारा ए पार्ट, ये हो गया हमारा बी पार्ट. तो सी के लिए हम देख सकते हैं, सी के लिए वी कैन राइट स्पिन डिपेंडेंट. तो अगर हम मान लें, लेट सपोज कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है एंड दोनों की स्पिन सेम है. यहाँ पे स्पिन से मतलब है हमारा जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री. सो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं ऑर्बिट में, तो उनकी स्पिन देखी जाती है बेसिकली. तो यहाँ पे अगर दोनों की स्पिन सेम है तो दिस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज टू बी स्टेबल. ठीक है. अगर दोनों की स्पिन अपोजिट है तो दिस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज टू बी अनस्टेबल. तो ये हो गया स्पिन डिपेंडेंसी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अब बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की, फोर्थ स्टेटमेंट की. तो इसमें बोला गया न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट. तो न्यूक्लियर फोर्स और चार्ज इंडिपेंडेंट, ये बात तो सही है. न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट बट दे आर नॉट सेंट्रल. ये एक चीज हमें समझनी होगी यहाँ पे. पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझ लेते हैं. इसका मतलब ये है कि द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन is equal to force between neutron proton, and that is equals to force between neutron. तो ये नेचर ऑफ चार्ज या फिर चार्ज से इंडिपेंडेंट है. बेसिकली तीनों ही कॉम्बिनेशन में फोर्सेस सेम है, लेकिन ये नॉन सेंट्रल होते हैं. ये एक चीज याद रखनी होगी. नॉन सेंट्रल का मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि एक न्यूक्लियन, बेसिकली एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मान लेते हैं इस तरीके से, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स है, ये जो फोर्स लगती है दैट इज नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स. ये फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग सकती है. ठीक है. या फिर किसी और पॉइंट से लग सकती है, बट इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स. जैसे हम ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं, तो इट इज नॉन सेंट्रल. इसमें बोला गया सेंट्रल है. सो दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं फाइनली. तो स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, दैट डिपेंड्स, और वी कैन से कि ये हमें फैक्टर जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स एन आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी.
मतलब जितनी ज़्यादा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, यानी कि एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी होगी वो अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि स्टेबल न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने यहाँ पे लिखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे एक आती है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या फिर मास डिफेक्ट पर मास नंबर। तो यहाँ पे ये जो मास डिफेक्ट पर मास नंबर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के। यानी कि ये कुछ रिजल्ट अगर हम इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं अपने पास, और माइनस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को हम एफ से मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये एफ माइनस में आता है इस एक्सप्रेशन में। अब ये जो नेगेटिव ऑफ एफ है, अब पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि इससे ये इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है स्टेबिलिटी ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। So from this we can say A, B, C, E will be the answer for this. So option B will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.